Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। थोड़े ही समय में लोग पूछने आए, भले रक्त पूरक गोली सिर्फ रैंक 1 की थी, इसकी बहुत मात्रा में जरूरत थी। प्रभाव के मामले में रक्त पूरक गोली शायद बेहतर थी, लेकिन इसे आमतौर पर जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। छोटे घावों के लिए रक्त पूरक गोली बेहतर थी। विदुर ने कहा, ठीक है, 6 के लिए 1। आसमानी इंद्रधनुष घास एक काफी अच्छी दवा सामग्री मानी जा सकती थी। इसका इस्तेमाल बैंगनी आग गोली बनाने में होता था, तो यह ठीक वही था जो विदुर को चाहिए था। दूसरे ने कहा, 60 के लिए 10 रक्त पूरक गोलियां। विदुर ने कहा, ठीक है। पहले व्यक्ति के साथ बदलाव करने के बाद दूसरे भी बदलाव करने आए। विदुर को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या लाए। उसने बस एक अनुपात तय किया और बदल लिया। 200 गोलियां जल्दी ही सब बदल गईं और विदुर को जो मिला उससे वह संतुष्ट था। उसने काफी बड़ा मुनाफा कमाया था। ये सामग्रियां कम से कम 10 गुना थीं जो उसने रक्त पूरक गोलियां बनाने में इस्तेमाल की थीं। लेकिन जब वह जा रहा था उसे नहीं पता था कि 100 जड़ी बूटी की सभा की परछाइयों में एक जोड़ी खूनी आंखें उसे कसकर पीछा कर रही थीं। एक आदमी ने कहा, बॉस, यही है। दूसरे ने पूछा, बस एक बच्चा? तुम्हें यकीन है? पहले ने कहा, बॉस, मुझे यकीन है कि यही है। चाहे कुछ भी हो, मैं बॉस को धोखा नहीं दूंगा। हमारे भाई जो उसे लूटने गए थे सब। दूसरे ने कहा, ठीक है, और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। उसका पीछा करो और पता लगाओ वह कहाँ रहता है। एक बार यह साफ हो जाए, हम योजना बनाएंगे। याद रखो, ऐसी बड़ी चीज में जल्दबाजी नहीं कर सकते। पहले ने कहा, हाँ बॉस। खूनी आंखें भयंकर थीं और वह जल्दी से विदुर के पीछे पीछे चला। विदुर अपने ठिकाने पर लौटा। अब उसे सचमुच एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया में एक हकीम के लिए पैसा कमाना कितना आसान था। दुर्लभ दवा सामग्रियां शायद पाना मुश्किल हो, लेकिन साधारण सामग्रियां वह जितनी चाहे उतनी मात्रा में पा सकता था। अकीरा दल में इन सामग्रियों को या तो गहरे पहाड़ों से इकट्ठा करना पड़ता था या योग्यता अंकों या दवा गोलियों के साथ बदलना पड़ता था। तुलना में ये दवा सामग्रियां जो सिर्फ 200 रक्त पूरक गोलियों से बदली जा सकती थीं, विदुर को ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ा मुनाफा कमा लिया हो। भले ये निम्न दर्जे की दवा सामग्रियां थीं, लेकिन उच्च स्तर की दवा गोलियों के लिए इनकी बड़ी मात्रा चाहिए थी। जब विदुर सोच रहा था कि क्या उसे इन दवा सामग्रियों से और रक्त पूरक गोलियां बनानी चाहिए, तभी उसे अपने आंगन से किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। विदुर ने चिल्लाया, कौन है? वह बाहर दौड़ा और कोने में एक सिलहट को लेटे देखा। उसके बगल में एक परिचित चेहरा था। विदुर ने कहा, बुजुर्ग। वह व्यक्ति दल स्कूल का बुजुर्ग वालान था। इस वक्त उसने विदुर को देखा और हल्के से हंसा। तुम्हारी युद्ध संरचना बुरी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी सजगता कमजोर है। तुम्हें नहीं पता था कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? विदुर का चेहरा लाल हो गया। इतनी सारी दवा सामग्रियां पाने के बाद वह बहुत उत्साहित हो गया था और पीछे देखना भूल गया था। उसने कहा, बुजुर्ग, आप यहां कैसे आए? वालान ने कहा, मैं बस यहीं से गुजर रहा था। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें देख पाऊंगा। वालान की नजरें जैसे हिलीं। विदुर को अचानक डर का एक झटका महसूस हुआ। उसने पूछा, बुजुर्ग, मेरी मम्मी, वह ठीक है ना? वालान ने आह भरी और सिर हिलाया। विदुर को ऐसा लगा जैसे उसे बर्फ के पानी में डुबो दिया गया हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी मम्मी नहीं, यह मुमकिन नहीं। वह बस थकी थी। उसे कैसे बचाया नहीं जा सकता। अकीरा दल अपनी दवाओं के लिए मशहूर था। कौन जानता था कि उनके पास कितनी पवित्र दवाएं थीं, यहां तक कि जिसकी सांस रुक गई हो उसे भी बचाया जा सकता था। 2 साल पहले जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी, तब सिर्फ इसलिए क्योंकि दल का अगुवा और बुजुर्ग दल में नहीं थे। लेकिन इस बार उसकी मम्मी को बचाने का कोई कारण नहीं था। वालान ने कहा, इसे समझाना मुश्किल है। विदुर दल में वापस लौटा। शानिल लौटा और उसने बताया कि ज्वाला बाघ घास उसने तुम्हें दी थी और गलतफहमी को ठीक कर दिया। वापस आ जाओ, बस 1 साल के लिए एकांत में रहो। फिर विदुर ने गुस्से में वालान पर चिल्लाया, क्यों? उसने कहा, 2 साल पहले किसी ने मेरे पिता को नहीं बचाया। 2 साल बाद फिर भी किसी ने मेरी मम्मी को नहीं बचाया। मैं ऐसी अकीरा दल में वापस क्यों जाना चाहूंगा?
वालान ने आह भरी। वापस जाना तुम्हारे लिए है, उसने कहा। दल में 3 साल तक ट्रेनिंग करो और जब तुम बाहर आओगे मैं तुम्हें हकीम गिल्ड में सिफारिश कर सकता हूं। विदुर ने कांपते हुए कहा, बुजुर्ग, मैं वापस नहीं जा सकता। उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं थी। वह ऐसी अकीरा दल में वापस क्यों जाता? एकांत और फिर दल के लिए दवा बनाना जारी रखे। हाँ, बैंगनी आग गोली में वाकई टूटने की संभावना थी। विदुर ने जल्दी से अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक हकीमी स्क्रॉल निकाला और बैंगनी आग गोली का फॉर्मूला लिखा। उसने कहा, बुजुर्ग, इसे ले लो, मैं किसी भी हाल में अकीरा दल में वापस नहीं जाऊंगा। यह बैंगनी आग गोली का फॉर्मूला बुजुर्ग वालान के लिए उसके किए हुए एहसान को चुकाने के लिए था। अब से उसका अकीरा दल से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वह मजबूत बनेगा, इतना मजबूत कि वह अकीरा दल को भी नीचा देख सके। उस समय वह अपने माता पिता की इच्छा पूरी करेगा और उनके नाम दल के पत्थर पर उकेरेगा। वालान ने कहा, आह, मैं यहां बैंगनी आग गोली के लिए नहीं आया। विदुर ने कहा, लेकिन मुझे लगा कि मैं सिर्फ इस गोली से शांति खरीद सकता हूं। अब विदुर को लगा जैसे वह सचमुच थोड़ा बड़ा हो गया था। वालान ने कहा, विदुर, तुम्हारी मम्मी, वह एक हादसा था। जब तक हमें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विदुर ने कहा, बस इसे 10 साल की शांति के लिए बदला हुआ समझो। वालान का चेहरा हल्के से कांपा और वह कुछ कहना चाहता था लेकिन हिचक गया। विदुर ने कहा, बुजुर्ग, मुझे पता है यह शख्स कौन है। मुझे लगता है मुझे अभी कुछ निजी मामले निपटाने हैं। कृपया मुझे माफ करें कि मैं आपका साथ नहीं दे पा रहा। विदुर ने जमीन पर पड़े शख्स को उठाया और बाहर खींचने लगा। उसका दिल सुन्न हो गया था। नफरत और उदासीनता ने विदुर के शरीर को खपाया। 2 साल पहले उसके पिता को मरना नहीं चाहिए था। अगर उन्हें कुछ दुर्लभ दवा सामग्रियां दी गई होती तो वह ठीक हो जाते, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। इस बार उसकी मम्मी को सिर्फ खून और शक्ति का हमला हुआ था। उसका शरीर उसके लिए इतना बाहर काम करने से कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी हालत उतनी गंभीर नहीं थी जितनी उसके पिता की थी। सिर्फ कुछ रैंक 5 की दवा गोलियां उसे ठीक कर सकती थीं, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। विदुर को बहुत अच्छे से पता था कि वालान का यह बहाना कि उन्हें बहुत देर से पता चला झूठ था। सिर्फ एक कारण था, आक्रांत। कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। इस वक्त विदुर के अकीरा दल के बारे में जो भी भ्रम थे वे चकनाचूर हो गए। उसके पास सिर्फ एक ख्याल था, मजबूत बनो। सिर्फ सचमुच मजबूत बनकर ही वह सबको नजरअंदाज कर सकता था और ऐसी क्रूर यातना से नहीं गुजरना पड़ता। बदला। विदुर ने गहरी सांस ली और एक एकांत इलाके में चला गया जहां कोई और लोग नहीं थे। उसने उस शख्स की बांह काट दी। उस शख्स ने दर्द की वजह से जागकर दयनीय चीख मारी, आ! विदुर की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने पूछा, तुम्हें किसने भेजा? खौनी आंखें गुस्से से विदुर को घूर रही थीं, जैसे वह मरते दम तक भी नहीं झुकेगा। विदुर सिर्फ मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली बढ़ाई जिसमें तिलिस्मी रोशनी थी और एक तड़कने की आवाज हुई। उसकी दूसरी बांह कुचल दी गई। यह टूटी या कटी नहीं थी, बल्कि हड्डियां ही पाउडर में कुचल गई थीं। 3 सितारा दक्ष रैंक के साथ हकीम की तकनीकों से किसी को दवा सामग्री की तरह पीस सकता था। उस शख्स ने चिल्लाया, आह! तुम शैतान! आह! विदुर ने फिर से अपनी हथेली बढ़ाई। उसकी बांह की संवेदना काट दी और दर्द रोक दिया। उसने कहा, बता दो, बस एक वाक्य, तुम्हें किसने भेजा? वह हिचक गया, लेकिन विदुर की हथेली को देखकर आखिरकार बोला, बैंगनी शैतान गिरोह। विदुर ने पूछा, कहाँ हैं वे लोग? उसने कहा, शहर का उत्तरी हिस्सा, कड़वी फूल चौक। विदुर ने उसकी जान काट दी। दुश्मनों के प्रति दया करना खुद के प्रति क्रूरता थी। उसे मजबूत बनना था तो वह फिर कभी नरम दिल नहीं हो सकता था। कड़वी फूल चौक, यह शीर्ष युद्ध शहर के दूसरे सबसे बड़े कुलीन परिवार मूसा परिवार की संपत्ति थी। यह एक रैंक 2 की दवा सामग्री पैदा करता था जिसे कड़वी फूल कहा जाता था। यह शहर का एक खास स्थानीय उत्पाद था और कई निम्न दर्जे की दवा गोलियों को इसकी जरूरत थी। इस वक्त वहां एक सभा थी। बैंगनी शैतान गिरोह, शीर्ष रोशनी गिरोह, झिंकाई समूह। 1000 मील के दायरे में सभी ताकतवर गिरोहों के अगुवा अपने दाहिने हाथों के साथ एक गुप्त बैठक के लिए यहां थे। मूसा परिवार का पूर्वज शिमरान सिरे पर बैठा था। उनके समूह के बीच में एक लंबी मेज थी जिसमें तरह तरह का खाना, पेय और कुछ दुर्लभ जानवरों का मांस भी था। झिंकाई समूह का अगुवा आधा इंसान आधा तिलस्मी जानवर था और उसके लाए हुए मातहत सब खूनी खाना पसंद करते थे। आधे जानवर जैसे आदमी ने ठंडे ढंग से हंसकर एक ताकतवर जानवर का दिल उठाया और उसे एक घूंट में निगल लिया। उसने कहा, जब बूढ़ा शिमरान कोई कदम उठाता है तो मुझे जल्दी करना पड़ता है। मेरे मातहत सब खून के प्यासे हैं और अगर हम ऐसे ही इंतजार करते रहे तो मुझे डर है कि मैं उन्हें उन्माद में जाने से नहीं रोक पाऊंगा। शिमरान ने ठंडे ढंग से कहा,
तुम्हारे नीचे के वे बेवकूफ मरने की मांग कर रहे हैं, मुझे परवाह नहीं। मेरे मूसा परिवार के बिना अगर तुम लोगों ने अपनी मौजूदगी का जरा सा भी इशारा दिया तो तुम्हारा सिर्फ एक ही भाग्य होगा। अपने जंगली जानवरों को काबू में रखो। खाने की बात है तो मैंने पहले से ही लोगों को इसे तैयार करने भेज दिया है। उसने ताली बजाई और बगल से 100 से ज्यादा फटे पुराने भिखारी लाए गए। साफ था कि वे आधा जानवर झिंकाई समूह के लिए खाना थे। आधे जानवर जैसे आदमी ने हंसकर कहा, हाँ, मैं मजाक कर रहा था, इतना गंभीर मत हो और इंसानी मांस लाओ। हमारे तिलिस्मी जानवरों के लिए इंसानी मांस सबसे स्वादिष्ट खाना है। बैंगनी शैतान गिरोह के बॉस जीवुशिन ने कहा, बस करो बुजुर्ग, आधे जानवर वाला आदमी गलत नहीं है। एक बार प्रशय परिवार के शिष्य जो बाहर हैं लौट आई तो हमारा मौका चूक जाएगा। शिमरान ने ठंडे ढंग से मुस्कुराया। उसने कहा, चाहे वे कितना भी इंतजार करें यह बेकार होगा। हम भी उसी वक्त इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। कबार एक बड़े पवित्र हॉल से आ रहा है। एक गिरोह अगुआ ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हारा मतलब अंधेर नगरी से है? सब जानते थे कि मूसा परिवार का सबसे बड़ा बेटा बहुत प्रतिभाशाली था। जब वह सिर्फ 3 साल का था तब उसे 8 प्राचीन ताकतों में से एक अंधेर नगरी में चुना गया था। भले वह सिर्फ उनका सबसे बाहरी शिष्य था, यह शीर्ष युद्ध शहर में फिर भी बहुत डरावनी प्रतिष्ठा थी। कोई भी रहस्यमयी और अथाह अंधेर नगरी को उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। शिमरान ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे लोग उस पवित्र हॉल का नाम ले सकते हो? उस गिरोह अगुआ ने बिना जरा हिचक के अपने चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। मुझे माफ करें, मैंने गलत बोला। आवाज बहुत साफ थी और साफ था कि उसने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। उसमें शीर्ष युद्ध शहर के 10 सबसे बड़े गिरोहों के अगुआ का जरा भी रौब नहीं था। शिमरान ने चेतावनी दी, दोबारा मत करना। उसने कहा, इस बार सिर्फ कबार नहीं आ रहा। हमारा लक्ष्य सिर्फ प्रशय परिवार को तोड़ना नहीं है, हमें उन्हें पूरी तरह नष्ट करना है। उस वक्त आसपास की लूटपाट का काम तुम कुछ लोगों पर होगा। हालांकि एक चीज है जो अगर तुम्हें मिले तो उसे वापस भेजना होगा। यह अंधेर नगरी का आदेश था। सबकी सांसें थम गईं। उन्हें आखिर समझ आया कि मूसा परिवार इतने बड़े कदम क्यों उठा रहा था, जो प्रशय परिवार के साथ उनके रिश्तों को पूरी तरह तोड़ देता था। तो यह असल में अंधेर नगरी की दखलंदाजी की वजह से था। लगता था कि भविष्य में शीर्ष युद्ध शहर में सिर्फ मूसा परिवार और अकीरा दल ही ताकतें रहेंगी। अकीरा दल की ताकत अंधेर नगरी से कम नहीं थी, लेकिन रहस्यमयता के मामले में अंधेर नगरी लोगों को और ज्यादा डरावनी लगती थी। इस वक्त विदुर उस चौक के बाहर की बड़ी सड़क पर उभरा। उसका शरीर खूनी मंशा से भरा था। उसकी शक्ति घूम रही थी और एक अर्ध सत्य शक्ति कवच में सघन हो गई थी। भले यह पूरी तरह नहीं बना था, क्रिस्टल कवच ने उसके महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा की थी। यह सिर्फ महादक्ष रैंक की शक्ति ही कर सकती थी। तिलिस्मी रोशनी तकनीक की खासियत थी कि यह 3 गुना ताकत फोड़ती थी। बैंगनी आग गोली के साथ मिलकर विदुर की ताकत एक पूरा स्तर बढ़ गई थी और अब उसके पास महादक्ष रैंक की ताकत थी। शक्ति का एक धागा ड्रैगन आकार की रोशनी बना जिसने कड़वी फूल चौक का फाटक तोड़ दिया। यास्मीरा की मौत ने विदुर को बर्फ जैसे ठंडे गुस्से से भर दिया था। वह लोगों को दिखाना चाहता था कि कोई भी उसे उकसाकर बिना भारी कीमत चुकाए नहीं बच सकता था। शायद अगर उसने यह तर्क पहले समझ लिया होता तो अकीरा दल में इतनी सारी बातें नहीं होती। इसीलिए बैंगनी शैतान गिरोह उसका पहला बलिदान होगा। हालांकि विदुर को नहीं पता था कि कड़वी फूल चौक में सिर्फ बैंगनी शैतान गिरोह ही नहीं था। उनके बीच में मूसा परिवार का पूर्वज भी था, जिसे द्रोण रैंक के रूप में जाना जाता था। विदुर कड़वी फूल चौक में घुस गया। उसने गहरी सांस ली। यह लड़ाई उसकी पहली असली लड़ाई मानी जा सकती थी। यह वैसी नहीं थी जहां दूसरे उसे मारने की कोशिश कर रहे हों। इस बार वह खुद पहल कर रहा था। यह लड़ाई उसके लिए बहुत जरूरी थी। वह बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वह कभी नहीं लड़ेगा तो उसे हमेशा भागना पड़ेगा। इस दुनिया में जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता मजबूत बनना था। दर्जनों आकृतियां उसकी ओर बढ़ीं और विदुर का पीछे हटने का रास्ता पूरी तरह काट दिया। एक ने चिल्लाया, घुसपैठिया मर। 10 से ज्यादा दक्ष रैंक वाले उसकी ओर झुंड बनाकर आए। विदुर मुस्कुराया। जब तक कोई द्रोण रैंक वाला नहीं आता, इसका नतीजा सिर्फ लपट्टें आगे बढ़ीं। तिलिस्मी रोशनी तकनीक, युद्ध रोशनी मुट्ठी, हरी, बैंगनी और नीली लपटें उसके सामने बनी और उन दक्ष रैंक वालों की ओर बढ़ीं, जिससे उनके शरीर अपने आप जलने लगे। उनकी शक्ति तिलिस्मी रोशनी तकनीक के सामने सीधे जल गई। ऐसा लग रहा था जैसे विदुर उन्हें कीमती सामग्रियों की तरह मान रहा हो और उन्हें पिघला रहा हो। आसमान और जमीन उसकी बड़ी कड़ाही थी, जिससे वह जिंदा लोगों को पिघला रहा था। एक ही चाल में उन दक्ष रैंक वालों की सारी शक्ति जल गई
और उनके शरीरों से पके मांस की गंध आने लगी। पल में 10 काले शव जमीन पर गिरे। उनके पास चीखने की ताकत भी नहीं थी। मुख्य रक्षक ने कहा, कितनी क्रूर तकनीक। वह बाहर आया। भले यह सिर्फ एक सितारा दक्ष रैंक वालों का समूह था, लेकिन सिर्फ एक आसान मुट्ठी से 10 दक्ष रैंक वालों को जलाकर राख करना, यह उसके लिए भी मुश्किल था जो 9 सितारा महादक्ष रैंक था। विदुर ने कहा, बैंगनी शैतान गिरोह को बाहर लाओ, मुझे तुम लोगों की परवाह नहीं। विदुर की एकमात्र कमजोरी अनुभव की कमी थी, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। उसे साफ दिख रहा था कि ये बैंगनी शैतान गिरोह के लोग नहीं थे। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके इस वाक्य ने मुख्य रक्षक का चेहरा बदल दिया। उसने कुछ हाथ के इशारे किए और चारों ओर से और ज्यादा दक्ष रैंक वाले आए, जिन्होंने विदुर का हर रास्ता पूरी तरह काट दिया। मुख्य रक्षक ने कहा, दोस्त, तुम कौन हो? तुम्हें क्या पता है? बैंगनी शैतान गिरोह मूसा परिवार के एक गुप्त रास्ते से दर्जन भर अन्य गिरोहों के साथ चुपके से शहर में घुसा था। मूसा परिवार में भी यह गुप्त था, इतना कि मौजूदा परिवार अगुआ को भी इसके बारे में नहीं पता था। विदुर थोड़ा हक्का बक्का रह गया और बेबसी से हंसा। वह सिर्फ बैंगनी शैतान गिरोह को बलिदान के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। विदुर भले थोड़ा भोला था, लेकिन उसे साफ दिख रहा था कि वह किसी गुप्त साजिश में फंस गया था। उसने कहा, मैं सिर्फ बैंगनी शैतान गिरोह के लिए आया हूं। तुम लोग जो करना चाहते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुख्य रक्षक ने कहा, क्या? उसे जिंदा पकड़ो। उसके अगुआ के हाथ के इशारे से 100 से ज्यादा दक्ष रैंक वालों ने एक साथ हमला किया। तरह तरह की शक्ति विदुर की ओर बढ़ी। विदुर का चेहरा बदल गया। उसने अपनी हथेलियां फैलाईं और घूमना शुरू किया। युद्ध तकनीक, 8 बिंदु रोशनी प्रतिरोध। 100 से ज्यादा शक्ति की किरणें विदुर पर जोर से हमला कर रही थीं। लेकिन जब धूल बैठी, विदुर एक बड़े पहाड़ की तरह अटल था और सिर्फ उसके बाहरी कपड़े थोड़े फटे थे। युद्ध रोशनी ने उसे पूरी तरह बचाया। जब भी वे शक्तियां उसके शरीर के पास आईं, वे सीधे पिघल गईं। इस वक्त विदुर के शरीर से फटने वाली शक्ति 9 सितारा महादक्ष रैंक की थी। 5 गोलियां लेकर वह उन्हें तिलिस्मी रोशनी तकनीक के साथ मिलाकर ऐसी ताकत फोड़ सकता था जो उसकी अपनी ताकत से पूरी तरह बाहर थी। यह ताकत वास्तव में उसके शरीर की नहीं थी। यह बैंगनी आग गोलियों की शक्ति को नींव के तौर पर इस्तेमाल करके और फिर तिलिस्मी रोशनी तकनीक से आसमान और जमीन की शक्ति को निगल कर बनी थी। विदुर की असली ताकत सिर्फ 3 सितारा दक्ष रैंक की थी, लेकिन वह जो ताकत फोड़ सकता था वह पहले ही द्रोण रैंक योद्धा के बहुत करीब थी। विदुर ने गहरी सांस ली और कहा, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। मैं सिर्फ बैंगनी शैतान गिरोह को ढूंढ रहा हूं। मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो, लेकिन जो भी मुझे फिर रोकेगा। उसके चेहरे पर एक जबरदस्त भाव उभरा। उसने ठंडे ढंग से कहा, मरेगा। विदुर ने अपनी मुट्ठियां कसीं, अपनी मौजूदा शक्ति को महसूस करते हुए। 9 सितारा महादक्ष रैंक की ताकत उसकी सीमा थी। इस पल वह और ज्यादा ताकत की प्यास में था। सिर्फ लड़ाई से ही वह इस ताकत को सचमुच अपने लिए नियंत्रित करना सीख सकता था, और तभी वह और ज्यादा ताकत को काबू कर सकता था। लड़ाई उसे आगे बढ़ा सकती थी, जैसे गोली पिघलाना। सैकड़ों बार खुद को तराशकर वह अपनी ताकत बढ़ा सकता था। मुख्य रक्षक ने चिल्लाया, उठो। उसने विदुर की ताकत को 9 सितारा महादक्ष रैंक तक टटोला था। इस बार उसने आदेश दिया और खुद बाहर निकला। उसने चिल्लाया, भाले की नोक कला, मारो। मुख्य रक्षक से सुनहरी रोशनी की किरणें फटीं। यह असल में सोने की गुण वाली शक्ति थी। भाले की नोक युद्ध तकनीक के साथ मिलकर उसका पूरा शरीर एक विनाशक खूनी मंशा बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर एक मारक भाला बन गया हो जो विदुर की ओर बढ़ रहा था। उसी वक्त 20 दक्ष रैंक वाले, जिनके पास भी सोने की गुण वाली शक्ति थी, उसके साथ शामिल हो गए। यह कुछ ऐसा था जिसका उन्होंने कई बार अभ्यास किया था, और यह एक युद्ध संरचना थी जिसे वे अक्सर द्रोण रैंक वालों से टक्कर लेने के लिए इस्तेमाल करते थे। विदुर ने गहरी सांस ली, उनकी सघन खूनी मंशा को महसूस करते हुए। लेकिन इस वक्त उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, और कहीं छिपने की जगह नहीं थी, तो वह सिर्फ सीधे टक्कर ले सकता था। उसकी तिलिस्मी रोशनी तकनीक बहुत तेजी से चलने लगी। 5 बैंगनी आग गोलियों की शक्ति तिलिस्मी रोशनी तकनीक के खिंचाव में आसमान और जमीन की आध्यात्मिक शक्ति को खींचने लगी और 9 सितारा महादक्ष रैंक की ताकत में मिल गई। हरे, बैंगनी और नीले रंग का एक शक्ति कवच उसके शरीर पर उभरा, जिसमें छिपी युद्ध रोशनी थी। ये युद्ध रोशनी उसकी असली ताकत थी। सिर्फ इन युद्ध रोशनी को सघन करके ही वह, जो दक्ष रैंक में था, 9 सितारा महादक्ष रैंक की ताकत को नियंत्रित कर सकता था। जब दोनों पक्ष टकराए, मुट्ठियां हथेलियों से मिलीं और पल में दर्जनों चालें चल गईं। विदुर नुकसान में पड़ गया। कई बार हमला खाने के बावजूद
अंदर जलती युद्ध रोशनी वाला शक्ति कवच सिर्फ 2 बार हिला और सारी सोने की गुण वाली शक्ति को पूरी तरह पिघला दिया। मुख्य रक्षक हैरान रह गया। उसने चिल्लाया, तुम हकीम हो? उसके अनुभव से उसने समझ लिया था कि विदुर की लड़ाई की तकनीकें सामान्य युद्ध कौशल नहीं थीं, बल्कि एक ताकतवर हकीम की पिघलाने की तकनीक थीं। वह उन्हें दवा सामग्रियों की तरह मानकर मार रहा था। यह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अपनी इस भटकन के पल में विदुर ने मौका लिया और उसके पेट पर मुक्का मारा। एक तड़कने की आवाज के साथ उसके शरीर के आसपास का सोने का शक्ति कवच मुड़ा और फट गया। विदुर की युद्ध रोशनी के सिर्फ एक मुक्के से वह पूरी तरह पिघल कर चटक गया। बाकी 20 दक्ष रैंक वालों ने जोर से चिल्लाया और हाथ मिलाए। वे अपनी ताकतों को एक में मिलाने में कामयाब रहे और एक हमला भेजा जो 9 सितारा महादक्ष रैंक से कम नहीं था, विदुर के सिर के पीछे की ओर। उनके संयुक्त हमले ने अंतरिक्ष को पूरी तरह बंद कर दिया था, जिससे विदुर भाग नहीं सकता था। विदुर ने हंफ कर मुड़ा और अपने कंधे से उनके संयुक्त हमले को रोका। उसकी युद्ध रोशनी सक्रिय हो गई। हमलावर शक्तियों को दवा सामग्रियों की शक्ति की तरह माना गया जब पिघलाया जाता है। एक धागा बदल गया, एक को दबाया गया और कई को पिघलाया गया, जिससे पलक झपकते ही उसके सिर के बगल में एक सुनहरी शक्ति का गोला उभरा। इसमें एक जबरदस्त खूनी मंशा घूम रही थी। विदुर थोड़ा रुका। उसे भी यह हैरानी भरा लगा। उसने वाकई दुश्मन के हमलों की शक्ति को जबरदस्ती ऐसी शक्ति में पिघलाया था जिसे वह नियंत्रित कर सकता था। यह ठीक गोली पिघलाने जैसा था। उसने अपनी हथेली लहराई और यह सुनहरा शक्ति का गोला एक दक्ष रैंक वाले की ओर बढ़ा। खूनी रोशनी चुपके से निकली जब वह दक्ष रैंक वाला हैरानी से नीचे देखकर अपने पेट में एक बड़ा छेद देखा। वह जमीन पर गिर गया। यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह ऐसे ही मर गया। लेकिन वह सुनहरा शक्ति का गोला अभी गायब नहीं हुआ था। मुड़कर यह एक और दक्ष रैंक वाले की ओर बढ़ने लगा। चुपके से भेदने के साथ एक और दक्ष रैंक वाले के पेट में सुनहरे शक्ति के गोले ने छेद कर दिया। फिर यह एक और दक्ष रैंक वाले को ढूंढने गया। यह नतीजा कुछ ऐसा था जिसकी विदुर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वह नहीं रुका। उसने बार बार देखा था कि हकीमी करते वक्त कई चीजें हो सकती थीं। जल्दी से इसका फायदा उठाते हुए उसने अपनी शक्ति का एक धागा उस सुनहरे गोले में मिलाया और इसे अपना हथियार बना लिया। उसने शक्ति के गोले को नियंत्रित करके अपने सभी अलग अलग दुश्मनों पर हमला किया। यह पूरी तरह कत्लेआम था। पलक झपकते ही 20 से ज्यादा दक्ष रैंक वाले खून के गड्ढे में गिर गए। बिना अपवाद उनके पेट में शक्ति के गोले ने छेद कर दिया था। उनके अंदरूनी अंगों के नष्ट होने से उनकी सारी जिंदगियां खत्म हो गईं। मुख्य रक्षक ने दयनीय चीख मारी। नहीं, वह अभी युद्ध रोशनी को हल करने में कामयाब हुआ था। वे 20 दक्ष रैंक वाले वे लोग थे जिन्हें उसने सालों की मेहनत और खून पसीने से तैयार किया था। फिर अनगिनत कोशिशों से उनकी खास संरचना की ट्रेनिंग की थी। उसके साथ मिलकर वे द्रोण रैंक योद्धा से भी टक्कर ले सकते थे। लेकिन अब वे यहां बिना असली लड़ाई का अनुभव किए मर गए। उसने गुस्से में दहाड़ा, तुम जरूर मरोगे। लेकिन वह विदुर की ओर नहीं दौड़ा। इसके बजाय उसने एक लंबी सीटी बजाई। चौक के अंदर यह सीटी सुनकर मूसा परिवार के पूर्वज शिमरान ने भौहें सिकोड़ी। उसने कहा, सब लोग जरा यहां रुको, मैं अभी लौटता हूं। यह कहकर शिमरान उछला। उसका शरीर हरी रोशनी में ढका था। आसपास के गिरोह अगुआ सब हैरान रह गए। ये शक्ति, एक ने कहा, शायद वह पहले ही आधा कदम शक्तिमान रैंक में रख चुका है, तभी तो मूसा परिवार प्रशय परिवार से लड़ने की हिम्मत कर रहा है। ताकत तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं की पूरी गारंटी थी। जितनी ताकत उतनी ऊंची महत्वाकांक्षाएं। साफ था कि शिमरान पहले ही शक्तिमान रैंक की दीवार को छू चुका था और इसलिए वह प्रशय परिवार को लड़ाई में मजबूर कर रहा था। यह अब छोटे मोटे टकराव नहीं थे, बल्कि एक बेरहम जंग थी जो तब तक नहीं रुकेगी जब तक एक पक्ष नष्ट न हो जाए। लेकिन कुछ गिरोह अगुवाओं को यह पसंद नहीं था। इस बार उनका मकसद अराजकता से मुनाफा कमाना था। लेकिन अगर मूसा परिवार का पूर्वज शक्तिमान रैंक बन गया तो क्या उनकी बिखरी ताकतें शीर्ष युद्ध शहर के आसपास जिंदा रह पाएंगी? ताकतवर के सामने क्या कमजोर चैन से सो सकता था? इसी बीच बाहर विदुर का दिल अचानक ठंडा हो गया। एक ताकतवर और अजेय शक्ति अचानक दूर से उस पर हमला कर रही थी। द्रोण रैंक, और यह 9 सितारा द्रोण रैंक था जो अपनी श्रेणी के चरम पर था और शक्तिमान रैंक के करीब था। विदुर बिना हिचक के पीछे हटने के लिए मुड़ा। मुख्य रक्षक मिवान ने चिल्लाया, तुम भाग नहीं सकते। वह विदुर को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन विदुर के हाथ के इशारे से सोने की गुण वाली शक्ति का गोला मुड़ा और सीधे मिवान की ओर गया। मिवान का चेहरा बदल गया और उसने लापरवाही नहीं की। उसने अपनी मुट्ठी पर शक्ति डाली और भाले की नोक युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करके इसका मुकाबला किया।
जैसे ही मिवान शक्ति के गोले को नष्ट कर रहा था, विदुर ने उसमें भेजी अपनी शक्ति की बूंद से युद्ध रोशनी बनाई। शक्ति का गोला तुरंत एक फटने वाली कड़ाही की तरह हो गया और इसकी सारी ताकत हजारों सुनहरी किरणों के रूप में फट पड़ी। चकाचौंध रोशनी का फायदा उठाकर विदुर ने तिलिस्मी रोशनी तकनीक का इस्तेमाल करके आसमान और जमीन की आध्यात्मिक शक्ति को अपने पैरों में भेजा। धनुष से निकले तीर की तरह वह बाहर निकला और पलक झपकते ही कई मील दूर था। शिमरान इस वक्त कड़वी फूल चौक के फाटक पर पहुंच चुका था। उसने मुख्य रक्षक मिवान को ठंडी नजरों से देखा और हंफा। अपनी हथेली बढ़ाकर उसने विदुर की गायब होती पीठ की ओर इशारा किया और एक छीनने की हरकत की। एक विशाल हरी हथेली अचानक उभरी और कई मील दूर विदुर को पकड़ने लगी। लेकिन ठीक इस पल आसमान और जमीन की शक्ति अराजक हो गई। अभी अभी उभरी हरी हथेली तुरंत मंद पड़ गई और अब बन नहीं पा रही थी। शिमरान का चेहरा बदल गया और उसने मिवान की ओर देखा। उसका ठंडा चेहरा थोड़ा नरम हुआ और उसने अपनी हथेली नीचे की। उसने कहा, बोल। मिवान बहुत सम्मान दिखाते हुए घुटनों पर बैठ गया। उसने कहा, यह अजीब नौजवान कह रहा था कि वह बैंगनी शैतान गिरोह को ढूंढ रहा है। वह 9 सितारा महादक्ष रैंक लगता था और बहुत संभावना है कि एक हकीम है। उसने जल्दी से लड़ाई की घटनाओं की रिपोर्ट दी। शिमरान ने ठंडे ढंग से हंसा। उसने कहा, तुम सब ठगे गए हो। वह महादक्ष रैंक नहीं है बल्कि 9 सितारा द्रोण रैंक है। अब भी जो हथेली उसने बुलाई थी उसे साफ तौर पर उसी स्तर की ताकत का सामना करना पड़ा था। लगता था उसकी योजनाओं में एक और अनजाना तत्व घुस गया था। लेकिन पहले उसे बैंगनी शैतान गिरोह से पूछना था कि उन्होंने आखिर किसे उकसाया था। अपने चौक में लौटकर विदुर ने गहरी सांस छोड़ी। मुड़कर उसने गहरा झुका। उसने कहा, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया बुजुर्ग। वालान की आकृति शून्य से उभरी। उसने कहा, तुम वाकई एक प्रतिभा हो। फिनाप की तो छोड़ो, आक्रांत भी तुम्हारे बराबर नहीं है। कम से कम युद्ध रोशनी के नियंत्रण और हकीमी की समझ में हाल की पीढ़ियों के शिष्यों में तुमसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं रहा। वालान का चेहरा बहुत जटिल था। विदुर की लड़ाई की तकनीकें बहुत दुर्लभ थीं। वह वाकई अपने दुश्मनों को दवा सामग्रियों की तरह मानकर पिघला रहा था। यह शायद लड़ाई का सही तरीका नहीं था, लेकिन विदुर, जिसने ज्यादा युद्ध तकनीकें नहीं सीखी थीं, के लिए ऐसा तरीका सोचना वाकई अकीरा दल में दुर्लभ प्रतिभा को दर्शाता था। काश वह विदुर की मम्मी को बचा पाता, लेकिन इस दुनिया में कोई काश नहीं होता। जो बीत गया वह पत्थर में लिखा था। विदुर ने थोड़ा सुस्त होकर कहा, बुजुर्ग मेरी बहुत तारीफ करते हैं। बैंगनी आग गोली की शक्ति जल्दी मंद पड़ रही थी और उसकी ताकत वापस दक्ष रैंक पर आ गई। वालान ने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि ताकत सब कुछ नहीं है। शीर्ष युद्ध शहर में बड़े बदलाव होने वाले हैं और तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाना चाहिए। विदुर हैरान हुआ, लेकिन उसने मना करते हुए सिर हिलाया। उसने कहा, मुझे ताकत चाहिए। ताकत सब कुछ नहीं थी। शायद यह दूसरों के लिए सच हो, लेकिन इस पल विदुर के लिए ताकत ही सब कुछ थी। उसकी एकमात्र समस्या यह थी कि उसकी ताकत काफी बड़ी नहीं थी। उसे और मजबूत बनना था और इसलिए वह लड़ाई से बच नहीं सकता था। वालान ने मुंह खोला और उसे मनाना चाहता था, लेकिन वह विदुर से क्या कह सकता था। यह सच था कि अकीरा दल के बाहर बिना ताकत के जिंदा नहीं रहा जा सकता था, खासकर मध्य मैदानों में, जहां योद्धा बादलों की तरह आम थे। एक निकाले गए अकीरा दल के शिष्य को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता। आखिर में उसने सिर्फ सहमति दी। जमीन पर एक स्टोरेज अंगूठी रखकर वालान की आकृति चमकी और वह गायब हो गया। विदुर ने मुंह खोला। स्टोरेज अंगूठी को देखकर उसका बर्फीला दिल थोड़ा गर्म हुआ। भले यह नगण्य था, लेकिन कम से कम थोड़ा सुकून देने वाला था। अकीरा दल में सभी लोग बेरहम नहीं थे। स्टोरेज अंगूठी उठाकर उसने कुछ दवा गोलियां पाईं, जिनमें ज्यादातर रैंक 3 की थीं। कुछ हथियार भी थे। सबसे अच्छी चीज एक दवा कड़ाही थी, जो हल्की आध्यात्मिक रोशनी बिखेर रही थी। इसके अलावा एक श्वान दर्जे की युद्ध तकनीक थी, घूमती युद्ध रोशनी मुट्ठी, जो तिलिस्मी रोशनी तकनीक को पूरी तरह सहारा दे सकती थी। साफ था कि वालान ने सोचा था कि विदुर के लिए क्या सही होगा। विदुर का दिल थोड़ा गर्म हुआ और उसने घूमती युद्ध रोशनी मुट्ठी निकाली, चुपके से इसे याद किया। तिलिस्मी रोशनी तकनीक को नींव बनाकर उसने इसमें लिखे सारे विवरण आसानी से समझ लिए। विदुर ने बैंगनी शैतान गिरोह को ढूंढने की कोशिश जारी नहीं रखी। उसकी मम्मी की मृत्यु ने उसके दिल की गहराइयों पर गहरा असर डाला था। वह जानता था कि अभी उसके पास शोक करने का समय नहीं था। चूंकि उसे मजबूत बनना था, वह एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता था। अगले दिन वह प्रशय परिवार की कीमती खजाना नीलामी में दवा बनाने के लिए फिर से गया। रैंक 3 की दवा गोलियां बनाना विदुर के लिए पहले ही आसान हो चुका था।
उसने धीरे धीरे रैंक 4 की दवा गोलियों का लक्ष्य बनाना शुरू किया। शीर्ष रोशनी गोली, एक ऐसी दवा गोली जो बैंगनी आग गोली से भी ऊंचे स्तर की थी। यह किसी की आग गुण वाली शक्ति को कई गुना मजबूत कर सकती थी। एक शीर्ष रोशनी गोली का प्रभाव 5 बैंगनी आग गोलियों के साथ उसकी तिलिस्मी रोशनी तकनीक के बराबर था। शशावत की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसका मुंह हल्का कांपने लगा। उसने कहा, यह नकली सीमा गोली है। आग गुण वाले दक्ष रैंक वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, यहां तक कि महादक्ष रैंक वाले भी, अगर वे 1 से ज्यादा लें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा गोलियां भले रैंक 4 की थीं, लेकिन कुछ रैंक 5 के हकीम भी इन्हें माहिर नहीं कर पाते थे। शशावत ने विदुर को और ज्यादा सम्मान की नजरों से देखा। नकली सीमा गोलियां एक सामान्य शब्द था जो लोगों को अस्थायी रूप से स्तर छलांग लगाने देता था। यह किसी को ऐसी ताकत इस्तेमाल करने देता था जो उनके मौजूदा स्तर में नहीं थी। शशावत ने गला सूखते हुए कहा, महागुरु विदुर, ये दवा गोलियां। उसने पूछा, क्या आप इन्हें नीलाम करने की योजना बना रहे हैं? सिर्फ एक दिन में शशावत का विदुर को संबोधन विदुर भाई से महागुरु विदुर में बदल गया था। विदुर ने कहा, इन्हें नीलाम करने ले जाओ। इसके अलावा दवा सामग्रियों के मामले में, शशावत ने तुरंत कहा, मैं तुरंत महागुरु विदुर की संतुष्टि के लिए इन्हें तैयार करूंगा। विदुर ने सिर हिलाया और फिर से अपनी कड़ाही पर ध्यान केंद्रित किया। शीर्ष रोशनी गोली को लगातार बनाना उसके लिए काफी मेहनत का काम था। जो उसे कम समय में मजबूत बनाएगा वह था दवा गोलियों का इस्तेमाल। भानु बगल में दवा सामग्रियां तैयार करने में बहुत व्यस्त था। उसने मदद करते हुए लगभग अपनी मांसपेशी खींच ली, लेकिन उसे जरा भी चिड़चिड़ाहट नहीं हुई। जब भी वह विदुर को देखता उसकी आंखों में पूजा थी। उसने काफी हकीम देखे थे, लेकिन विदुर जैसा, जिसकी इतनी ज्यादा रफ्तार, सफलता दर और जो थकता नहीं था, उसे पहली बार देखा था। विदुर तब तक हकीमी करता रहा जब तक वह थक नहीं गया। 3 बार नाकाम रहा, लेकिन 8 बार कामयाब हुआ। आखिर में उसने 8 शीर्ष रोशनी गोलियां और 100 से ज्यादा तरह तरह की रैंक 3 की दवा गोलियां बनाई। जब वह निकला तब तक देर रात हो चुकी थी। शशावत ने हिम्मत जुटाकर पूछा, महागुरु, आप यहां आराम क्यों नहीं करते? विदुर ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं। भानु ने कहा, तो मैं आपको घर छोड़ आता हूं। विदुर ने सोचा और सहमति दे दी। शहर में कर्फ्यू था और शहर के आसपास गश्त थी। उसके जैसे जो काले लबादे में पूरी तरह ढका हो वह बहुत शक पैदा करता तो प्रशय परिवार के शिष्य का साथ होने से कुछ परेशानी बच सकती थी। भानु थोड़ा उत्साहित था। उसके द्वारा दी गई दवा सामग्रियां सौंपने के बाद वह जोश से उसके साथ चला। उसने कहा, कल नीलामी है और महागुरु की बनाई दवा गोलियों के साथ मेरा प्रशय परिवार न सिर्फ मौजूदा मुसीबत से बच जाएगा बल्कि अगले स्तर पर भी पहुंच जाएगा। प्रशय परिवार की शुरुआत और विकास शीर्ष युद्ध शहर में हुआ था। यह शहर बनने से पहले ही एक स्थानीय ताकत थी। शुरू से ही प्रशय परिवार ने शहर में तीसरा स्थान बनाए रखा था। सबसे ताकतवर परिवार बनना उनकी लंबे समय की महत्वाकांक्षा थी। इस बार की नीलामी के बाद वे वाकई विस्तार कर सकते थे और मूसा परिवार को हरा सकते थे, दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर। हर कदम आगे एक बड़ा हौसला बढ़ाने वाला था। विदुर ने सिर्फ लापरवाही से सिर हिलाया, लेकिन अचानक उसके मन में एक शक पैदा हुआ। उसने अचानक पूछा, क्या तुम कड़वी फूल चौक को जानते हो? भानु ने आंखें झपकाईं। उसने कहा, यह मूसा परिवार की संपत्ति है। महागुरु, क्या आप वहां गए थे? मूसा परिवार, शीर्ष युद्ध शहर में दूसरी सबसे बड़ी ताकत। मूसा परिवार, विदुर ने पूछा, अगर मूसा परिवार तुम्हारे प्रशय परिवार के साथ पूरी तरह जंग छेड़ दे तो क्या तुम्हारा प्रशय परिवार जवाब देने में सक्षम है? भानु हैरान हुआ, लेकिन हंसा। यह मुमकिन नहीं है। भले मेरा प्रशय परिवार तीसरे नंबर पर है, लेकिन युद्ध ताकत में यह मूसा परिवार से कमजोर नहीं है। मेरे पिता 7 सितारा द्रोण रैंक हैं और एक बड़े चाचा हैं जो एकांत में हैं और 9 सितारा द्रोण रैंक हैं। मूसा परिवार में 3 द्रोण रैंक हैं, लेकिन सिर्फ उनका पूर्वज 9 सितारा है, बाकी बस शुरुआती चरण में है। चरम युद्ध ताकत की लड़ाई में मेरा प्रशय परिवार इस वक्त जंग जीतना चाहिए। ताकत सब कुछ तय करती थी और शीर्ष सदस्यों की लड़ाई पूरी चीज तय करती थी। चरम युद्ध क्षमता के मामले में मूसा परिवार प्रशय परिवार का मुकाबला नहीं कर सकता था। भले वे दूसरे तरीकों से उन्हें दबा सके, वे उनके साथ जंग शुरू करने की हिम्मत नहीं करते। अगर कड़वी फूल चौक मूसा परिवार की थी और बैंगनी शैतान गिरोह वहां था, तो साफ था कि मूसा परिवार की कोई गुप्त युद्ध ताकत छिपी थी। विदुर ने पूछा, अगर आसपास के गिरोह मूसा परिवार के साथ मिल जाए तो क्या होगा? भानु ने हंसकर कहा, इससे कुछ नहीं बदलेगा। मुझे दूसरी जगहों के बारे में नहीं पता, लेकिन शहर के 500 मील के दायरे में किसी भी गिरोह में एक भी द्रोण रैंक नहीं है।
सबसे मजबूत बस 9 सितारा महादक्ष रैंक है। प्रशय परिवार शायद व्यापार चलाने में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन युद्ध ताकत में वह निश्चित रूप से शहर में किसी से कम नहीं था। विदुर ने सिर हिलाया। भानु की आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर उसे लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा था। हो सकता था कि मूसा परिवार की कड़वी फूल चौक में साजिशें प्रशय परिवार के खिलाफ न हों। इस वक्त एक गश्ती सिपाही बगल से तेजी से दौड़ा और दोनों से सवाल करने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानता? गश्ती सिपाही शहर की 3 बड़ी ताकतों एरिका दल, मूसा परिवार और प्रशय परिवार द्वारा नियुक्त किए गए थे। इन तीनों के लोग सिस्टम में थे, संतुलन बनाए रखते थे। सामान्य समय में तीनों ताकतों के गश्ती सिपाही प्रशय परिवार के राजकुमार को देखकर रास्ता छोड़ देते थे, लेकिन इस आदमी का रवैया अब बहुत बदतमीज था। वह सीधे दौड़ा और उनके साथ बदतमीजी से पेश आया। भानु के सवाल सुनकर उसके कुछ साथियों ने ठंडे ढंग से हंसा। भूत ही तुम्हें पहचाने, भागो! पूरा दस्ता उनके सामने डट गया और पीछे के लोगों ने रात की आड़ में कुछ छिपे हथियार निकाले और विदुर और भानु पर हमला किया। भानु ने गुस्से में दहाड़ा, तुमने इतनी हिम्मत की? उसके हाथ के इशारे से उसकी आस्तीनों से हवा और बिजली फट पड़ी। उसकी शक्ति धुएं की तरह धुंधली हो गई और उसके कपड़ों पर एक और परत बन गई। वे छिपे हथियार उसकी शक्ति की कपड़े की परत से रोक लिए गए। विदुर के शरीर से एक आग की रोशनी फटी। उसने अपनी युद्ध रोशनी से हथियार छीन लिए और उन्हें झर के साथ पिघला दिया, जो टपकने लगा। विदुर ने कहा, कितना नीच! उसने अपनी हथेली लहराई और पिघला हुआ लोहा फिर से एक हथियार बन गया, जो गश्ती सिपाहियों की ओर बढ़ा। गश्ती सिपाहियों ने चिल्लाया, बुरा हुआ, ये योद्धा है। लेकिन इस वक्त भानु अपनी शक्ति के कपड़े की रक्षा के साथ पहले ही उन पर दौड़ पड़ा था। तरह तरह के हमलों को नजरअंदाज करते हुए उसके हाथों में उमड़ती हवा और बिजली ने एक एक करके उन्हें गिरा दिया। भानु ने कहा, कितने हिम्मती कुत्ते, बोलो तुम्हारा सरदार कौन है? भानु को अभी तक असली नाजुक बिंदु का एहसास नहीं हुआ था और वह वास्तव में यह जांचना चाहता था कि जिम्मेदार कौन था। उसे लगा कि यह सिर्फ गश्ती सिपाहियों की व्यवस्था में समस्या थी। विदुर की आंखें चमकीं। वह हाल में बहुत बदल गया था और अब खतरे और साजिशों को बेहतर ढंग से महसूस कर सकता था। उसे साफ दिख रहा था कि प्रशय परिवार के साथ बड़े बदलाव होने वाले थे। उसका पिछला ख्याल बेबुनियाद नहीं था। उसने कहा, भानु, गश्ती सिपाही भ्रष्ट हो चुके हैं। तुम्हारे प्रशय परिवार के गश्ती सिपाही शायद या तो मर चुके हैं या बागी हो गए हैं। तुम्हें जल्दी वापस जाकर अपने परिवार को जंग की तैयारी करने को कहना होगा। चूंकि प्रशय परिवार के शीर्ष सदस्य मूसा परिवार के बराबर थे, उन्हें इसे संभाल लेना चाहिए, बशर्ते यह अचानक छिपा हमला न हो। लेकिन जैसे ही वह बोल रहा था, दूर प्रशय परिवार का कीमती खजाना नीलामी घर अजीब हरी आग की लपटों में फट गया। लपटों में अनगिनत छिपी आकृतियां हिल रही थीं। भानु का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके आसपास की शक्ति का कपड़ा सीटी बजाने लगा और उसकी पोशाक से हल्की धुंध उमड़ने लगी, साफ तौर पर उसके मन की स्थिति की वजह से। उसने कुछ अनुमान लगाया और सम्मान से विदुर के सामने घुटने टेका। कृपया महागुरु विदुर, मेरे प्रशय परिवार को इस आपदा से बचाएं। विदुर ने उसे सहारा देकर उठाया। नीलामी घर की लपटों को देखकर उसके दिल में थोड़ा डर रेंगा। उसने कहा, पहले हम तुम्हारे प्रशय परिवार के मुख्य निवास पर चलते हैं। कीमती खजाना नीलामी घर शहर में प्रशय परिवार का एक व्यापारिक घर था, न कि उनका असली केंद्र। वह शहर के बाहर था। प्रशय परिवार का हवेली। प्रशय परिवार हवेली में दर्जनों मील का इलाका नियंत्रित करता था। भानु ने सिर हिलाया और विदुर को शहर के बाहर ले गया। जब वे प्रशय परिवार के नियंत्रित इलाके के फाटक पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां रक्षक शिष्यों के शव बिखरे पड़े थे और खून नदियों की तरह बह रहा था। साफ था कि यहां अभी अभी कत्लेआम हुआ था। भानु ने कहा, असंभव। उसकी नजरें डूब गईं। प्रशय परिवार का इस पूर्वी फाटक पर एक जबरदस्त युद्ध संरचना थी और एक बार सक्रिय होने पर 9 सितारा द्रोण रैंक वाला भी बिना समय गंवाए अंदर नहीं घुस सकता था। इस वक्त पूर्वी फाटक पर कोई नहीं था, लेकिन यह अच्छी खबर नहीं थी। इसका सिर्फ इतना मतलब था कि दुश्मन इस मामले को जितना हो सके सटीकता से संभाल रहा था और उन्होंने इस फाटक की रक्षा के लिए अपनी ताकत का जरा भी हिस्सा बर्बाद नहीं किया था। वे परिवार के मुख्य निवास पर पूरी ताकत से हमला करने की योजना बना रहे थे। भानु बिना कुछ कहे संरचना के केंद्र की ओर दौड़ा और देखा कि यह बाहर से नहीं बल्कि अंदर से नष्ट की गई थी। उसने कहा, गद्दार। भानु का चेहरा और भद्दा हो गया। वह बिना कुछ कहे अपनी पूरी रफ्तार से मुख्य निवास की ओर दौड़ा। विदुर उसके पीछे गया। दर्जन मील आगे जाने के बाद वे पहले से ही प्रशय परिवार की मुख्य हवेली देख सकते थे। यह एक विशाल इमारत थी,
जिसकी ऊंची दीवारें और खास तौर पर प्रशिक्षित योद्धा कसकर रक्षा कर रहे थे। चांदनी के नीचे सब कुछ बहुत शांत दिख रहा था। भानु ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि आगे कुछ गलत नहीं था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, विदुर का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से उसे पीछे खींचा। उसने कहा, हम बहुत देर कर चुके हैं। भानु ने पूछा, क्या? विदुर ने सिर हिलाया और आसमान की ओर इशारा किया। उसने कहा, आगे एक छिपी संरचना है, आसमान को ध्यान से देखो। प्रशय परिवार की मुख्य हवेली के ऊपर काले बादल लगातार उमड़ रहे थे, लेकिन बेशक ये असली काले बादल नहीं थे, बल्कि आग का धुआं था। भानु ने कहा, नहीं, मुझे उन्हें बचाने जाना होगा। विदुर ने कहा, यह बेकार होगा, उनके पास एक शक्तिमान रैंक का योद्धा है। विदुर ने अपनी अंदरूनी शक्ति वहां भेजी और पाया कि उन काले बादलों में एक ताकतवर अजेय शक्ति थी। जब तक किसी ने खास उड़ान युद्ध तकनीक की ट्रेनिंग न की हो, सिर्फ एक शक्तिमान रैंक ही शक्ति को पंखों में बदलकर जमीन की बाध्यता से मुक्त होकर आसमान में उड़ सकता था। भानु ने कहा, असंभव, शीर्ष युद्ध शहर में कोई शक्तिमान रैंक नहीं है। यह नहीं कि वह उस पर यकीन नहीं करता था, बल्कि वह बस यकीन नहीं कर पा रहा था। अगर वाकई एक असली शक्तिमान रैंक था जो उनके प्रशय परिवार के खिलाफ था, हालांकि शीर्ष युद्ध शहर एक मशहूर हकीमी केंद्र था, यह फिर भी सिर्फ एक छोटा शहर था और शक्तिमान रैंक स्तर के योद्धाओं का ध्यान नहीं खींच सकता था। भानु ने कहा, महागुरु विदुर, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरे प्रशय परिवार को बचाएं। विदुर ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वह सिर्फ एक दक्ष रैंक का योद्धा था और बैंगनी आग गोली या शीर्ष रोशनी गोली का इस्तेमाल करके वह ज्यादा से ज्यादा महादक्ष रैंक की सीमा तक पहुंच सकता था। अगर वह द्रोण रैंक के योद्धा से मिलता तो शायद वह पूरा जोर लगाकर कुछ धक्के दे सकता था, लेकिन शक्तिमान रैंक के योद्धा से लड़ना मौत की सजा थी। भानु ने कहा, महागुरु विदुर, मेरा प्रशय परिवार कोई भी कीमत चुकाएगा। विदुर ने गहरी सांस ली और कहा, माफी चाहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। सच तो यह है। भानु को देखकर उसने अपने काले लबादे को उतार दिया जिससे वह ढका हुआ था। भानु का मुंह खुला रह गया। विदुर के नौजवान चेहरे को देखकर उसका मुंह कांपने लगा और सिर्फ हैरानी भरी चीखें निकली। विदुर ने कहा, मैं कोई महागुरु विदुर नहीं हूं, मैं बस अपनी पहचान की रक्षा कर रहा था। भानु ने कहा, नहीं नहीं महागुरु विदुर, आप कैसे? विदुर ने सिर हिलाया और भानु की हैरानी को काटते हुए कहा, अगर दुश्मन द्रोण रैंक होता तो शायद मैं कुछ कर सकता था। उसने कहा, चलो, हमें पहले जिंदा रहना होगा ताकि बदला ले सकें। भानु ने कहा, नहीं, मुझे वापस जाना होगा। मैं प्रशय परिवार के साथ पैदा हुआ और उनके साथ ही मरूंगा। विदुर ने भौहें सिकोड़ी। वह उसे मनाने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक ताकतवर दैवीय इंद्रिय आई। उस शक्तिमान रैंक ने यहां कुछ होने का एहसास कर लिया था। विदुर ने चिल्लाया, जल्दी भागो। उसका चेहरा बदल गया और उसने हिचक नहीं की। एक शीर्ष रोशनी गोली खाकर और एक हाथ से भानु को पकड़कर वह जोर से दूर की ओर दौड़ा। वह शक्तिमान रैंक अचानक आसमान में उभरा। पूरा आसमान हरी रोशनी से भर गया। एक शक्ति का बोल्ट सीधे विदुर की ओर बढ़ा। इससे बचना असंभव था। शक्तिमान रैंक की शक्ति का एक हरा बीज उसके शरीर में घुस गया। उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया। विदुर ने काला खून थूक दिया। सिर्फ एक दूर की शक्ति ने उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। यह थी शक्तिमान रैंक की विनाशक ताकत। लेकिन उसने जल्दी से कुछ गोलियां खाईं और उस हरे बीज को जबरदस्ती दबाया। भानु को खींचकर विदुर आगे बढ़ा और पलक झपकते ही दर्जन मील दूर उभरा। लेकिन उस बीज से जकड़े होने का एहसास अभी भी नहीं गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उस ताकतवर शक्तिमान रैंक की नजर हमेशा उसकी पीठ पर टिकी हो। जब वह और दर्जन मील दौड़कर एक घने जंगल में घुसा, तभी वह एहसास मंद पड़ा। रुकने पर भानु जमीन पर घुटने टेककर दुख भरी चीखें निकालने लगा। विदुर ने आह भरी और सलाह दी, रो मत। भानु ने कहा, मैं रो नहीं रहा, बस उफ। इतनी जबरदस्त रफ्तार से खींचे जाने से वह हिल गया था और उसका अंदरूनी हिस्सा गड़बड़ हो गया था। विदुर ने कहा, यह जगह अभी भी सुरक्षित नहीं है, खांस। वह बोलने ही वाला था कि उसके सीने से एक तेज दर्द फटा। अपने कपड़े फाड़कर उसने देखा कि उसके सीने पर एक हरा अंकुर उभर आया था। यह उस हरे बीज का विकास था जो शक्तिमान रैंक ने उसके शरीर में डाला था। वह महसूस कर सकता था कि हरा अंकुर लगातार उसकी शक्ति सोख रहा था। एक बार यह बड़ा हो गया तो यह उसके शरीर को चीर देगा। भानु ने इसे देखा और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने कहा, यह मूसा परिवार की लकड़ी बीज कला है। यह एक क्लास 4 की तकनीक है। क्या इसका मतलब है कि वह शक्तिमान रैंक मूसा परिवार से है? विदुर का चेहरा भी थोड़ा हरा पड़ रहा था। उसने कई बार अंकुर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह इसे अपने शरीर से निकाल नहीं सका।
यहाँ तक कि उसकी युद्ध रोशनी भी इसे जला नहीं पाई। वह सिर्फ हरे बीज को दबा सकता था और इसे फटने से रोक सकता था। भानु ने विदुर को देखा। अभी भी कुछ हद तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि महागुरु विदुर असल में उससे भी छोटा था। और ज्यादा हैरानी की बात थी कि शक्तिमान रैंक की तकनीक के सामने भी विदुर वाकई जिंदा रहने में कामयाब रहा था। मूसा परिवार की लकड़ी बीज कला बहुत डरावनी थी। वह हरा बीज अचानक फट जाता था। व्यक्ति के शरीर को पोषण के तौर पर इस्तेमाल करके थोड़े ही समय में वह व्यक्ति पेड़ में बदल जाता था। लेकिन विदुर ने अपनी शक्ति से बीज की ताकत को कसकर दबा लिया था, जिससे वह उसकी शक्ति को सोखकर बढ़ नहीं पा रहा था। थोड़े समय की हैरानी के बाद भानु के दिल में सिर्फ निराशा बची थी। साफ था कि इतना नौजवान महागुरु विदुर इतने बड़े खतरे से प्रशय परिवार को नहीं बचा सकता था। उनके दुश्मन के पास एक शक्तिमान रैंक योद्धा था। इस बार वे प्रशय परिवार को एक झटके में पूरी तरह खत्म कर रहे थे। भानु का मूड कई बार बदला, फिर उसने आखिरकार एक फैसला लिया। मुड़कर वह प्रशय परिवार की हवेली की ओर वापस चलने लगा। विदुर ने टोका, तुम कहाँ जा रहे हो? भानु ने कहा, प्रशय परिवार के शिष्य एक साथ पैदा होते हैं और एक साथ मरते हैं। मैं यहाँ ऐसे आज़ादी से नहीं जी सकता। विदुर की आंखें चमकीं और वह उसका रास्ता रोकने गया। उसने कहा, अगर तुम मर गए तो प्रशय परिवार का बदला कौन लेगा? बदला? भानु के चेहरे पर एक जटिल भाव उभरा। विदुर ने कहा, जब तक तुम जिंदा हो उम्मीद रहेगी। तुम प्रशय परिवार का आखिरी बीज हो सकते हो। भानु ने जोर से सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं, मुझे वापस जाना होगा। प्रशय परिवार के कई प्रतिभाशाली शिष्य अभी भी बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे, जो वापस नहीं आए थे। बदले का काम उन्हें सौंपना होगा। उसका मिजाज बहुत स्पष्ट था और वह निश्चित रूप से अपमानित जिंदगी जीने की सहन शक्ति नहीं रखता था। विदुर ने बोलने के लिए मुंह खोला, तभी अचानक उसने और खून उलट दिया। भानु ने विदुर को देखा और वह आगे नहीं बढ़ सका। भले विदुर ने लकड़ी बीज कला को दबा लिया था, क्या शक्तिमान रैंक का हमला इतनी आसानी से रोका जा सकता था? उसने हरे बीज की खास ताकत को रोक लिया था, लेकिन उसमें मौजूद शक्ति भी एक मारक धक्का थी। यह तुरंत नहीं फटा था, बल्कि इस पल तक रुका जब यह बाहर निकला और उसके अंदरूनी अंगों पर हमला किया। भानु ने कहा, तुम? विदुर ने मुंह का खून पोंछकर कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि देर से बदला लेना कभी न लेने से बेहतर है। अगर तुम वहां जाकर अपनी जान दे दोगे तो सबसे ज्यादा खुश तुम्हारा दुश्मन होगा। वह मुड़ा और जंगल में और गहराई में चलने लगा। अभी भी खतरा था। दुश्मन के पास एक शक्तिमान रैंक होने की वजह से प्रशय परिवार ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। एक बार हवेली नष्ट हो गई, वे आसपास की सफाई करेंगे। जब तक वे कम से कम 1000 मील दूर नहीं भाग जाते, कहीं भी सुरक्षित नहीं था। न सिर्फ मूसा परिवार की ताकत अब बहुत ज्यादा थी, बल्कि आसपास की छोटी ताकतें भी उनके तलवे चाटने के लिए उनके दुश्मनों पर हमला करती। भानु ने एक पल हिचका, फिर दांत पीसकर विदुर के पीछे चलने लगा। उसने कहा, तुम मेरे प्रशय परिवार की वजह से फंसे, मैं तुम्हें इतने जख्मी हाल में नहीं छोड़ सकता। विदुर ने हल्के से मुस्कुराया और जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने 2 दवा गोलियां निकालीं, एक खुद लेकर दूसरी भानु को दी। उसने कहा, यह शक्ति छिपाने वाली गोली है। यह अस्थायी रूप से तुम्हारे शरीर की शक्ति को छिपा देगी। यह गोली हत्या से बचने के लिए थी। यह आध्यात्मिक जांच और टोह लेने की तकनीकों के खिलाफ छिपा सकती थी। जब विदुर दर्जा पहाड़ी में भाग रहा था, तब वह हमेशा ऐसी कुछ गोलियां बनाना चाहता था। शीर्ष युद्ध शहर में पहुंचकर उसने प्रशय परिवार की मदद से इनमें से 5 बनाई थीं। इस वक्त प्रशय परिवार की हवेली पहले ही आग के सागर में बदल चुकी थी। उनके हर कमरे, यहां तक कि मेहमान कमरों में भी कत्लेआम हुआ था। मूसा परिवार के शिष्य इस वक्त युद्ध की लूटपाट को इकट्ठा कर रहे थे। आग के अंदर से तरह तरह की कीमती चीजें निकाल रहे थे। एक ने हंसकर कहा, हाँ, ये हवेली सैकड़ों सालों से चल रही थी, इसे ऐसे नष्ट होने में थोड़ा दुख होता है। दूसरे ने कहा, दुख की क्या बात, अगर इसे तुम्हें तोहफे में दे दिया जाए तो क्या तुम इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत करोगे? कौन जानता है कि यहाँ क्या क्या रहस्य छिपे हैं। प्रशय परिवार के कई शिष्य भी भाग निकले हैं। पहले ने कहा, क्या ये कैसे मुमकिन है? प्रशय परिवार के जो शिष्य बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके लिए पूर्वज ने पहले से ही योद्धा भेजकर हत्या करवा दी है। एक भी नहीं बचना चाहिए। दूसरे ने कहा, सही, वह बेवकूफ राजकुमार भानु को शायद अभी तक नहीं पकड़ा गया। पहले ने हंफ कर कहा, भानु को कहीं से एक हकीम मिल गया और वह पूर्वज की योजना से बच निकला। लेकिन उस हकीम को पूर्वज की लकड़ी बीज कला लगी है तो उसकी मौत पक्की है। भानु की बात है तो उसकी प्रतिभा बस औसत है और उसके दिमाग में कई कमियां हैं। उसे पकड़ना आसान काम है। दूसरे ने कहा, यह सच है। एक ने चिल्लाया,
पूर्वज लौट आए हैं। जब मूसा परिवार के शिष्य बकबक कर रहे थे, आसमान में एक हरी रोशनी चमकी जो मूसा परिवार के पूर्वज की उड़ान थी। उसके हाथ के इशारे से कई सिर जमीन पर गिरे। वे सिर असल में प्रशय परिवार के उन प्रतिभाशाली शिष्यों के थे जो बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजे गए थे। उन सिरों को देखकर सबको पता था कि प्रशय परिवार पूरी तरह खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि बाहर ट्रेनिंग कर रहे प्रतिभाशाली शिष्य भी मार दिए गए थे। उनके फिर से उठने का कोई मौका नहीं था। युद्ध के मैदान की सफाई कर रहे कई गिरोह इस प्रदर्शन से डर गए। मूसा परिवार पूरी तरह बेरहम और बहुत सावधान था। उन्होंने निश्चित रूप से इसकी बहुत समय से योजना बनाई थी। सबसे डरावनी बात बेशक यह थी कि मूसा परिवार का पूर्वज पहले ही शक्तिमान रैंक में आगे बढ़ चुका था, लेकिन हमेशा अपनी ताकत को 9 सितारा द्रोण रैंक तक दबाए रखा था, जिसने शहर की बाकी 2 बड़ी ताकतों को पूरी तरह बेवकूफ़ बना दिया था। सबको लगता था कि उसकी ताकत अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। ऐसी धैर्यपूर्ण और निर्णायक साजिश सिर्फ ताकत से दबाने से भी ज्यादा ठंडी थी। आधा महीना बाद पहाड़ों की गहराई में विदुर और भानु ने अपने पीछा करने वालों को पूरी तरह झटक दिया था, लेकिन साथ ही वे पूरी तरह खो भी गए थे। भानु विदुर को हक्का बक्का देख रहा था। उसने आखिरकार विदुर को पहचान लिया। क्या वह वही भिखारी नहीं था जिसे उसने उस दिन खाना खिलाया था? लेकिन इस वक्त वह मन ही मन कड़वाहट से हंसा। लगता था उसकी छोटी सी दया ने वाकई उसके लिए बड़ा कर्म बोया था, वरना विदुर जैसे कुशल हकीम उनके प्रशय परिवार को संकट के समय में मदद करने का चुनाव क्यों करता? हालांकि आखिर में प्रशय परिवार ने उसे फंसा दिया था। अचानक विदुर रुक गया। उसके मुंह से फिर से काला खून निकला और उसका चेहरा थोड़ा जम गया। बैठकर उसने कई दवा गोलियां खाईं, तब जाकर उसने अपने सीने में हरे बीज को फिर से दबाया। भानु ने चिंता से पूछा, तुम ठीक हो? विदुर ने लापरवाही से मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं। लकड़ी गुण वाली शक्ति जरूरी नहीं कि उसके लिए पूरी तरह बुरी थी। भले यह उसके शरीर में कोहराम मचा रही थी, लेकिन तिलिस्मी रोशनी तकनीक के लगातार हरे बीज को पिघलाने से उसे लकड़ी तत्व की जीवन शक्ति का बड़ा हिस्सा अपने लिए सोखने को मिला, जिससे उसका शरीर और मजबूत हो गया। शुरू में विदुर ने अपनी संभावना जला दी थी। 2 साल की पोषण और दवा स्नान से वह ठीक हुआ था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह ठीक होने से थोड़ा दूर था। उसे सालों तक दवा स्नान जारी रखना पड़ता ताकि वह उस स्थिति में पहुंच सके जहां उसे होना चाहिए था। अब उसके शरीर में बीज होने से यह प्रक्रिया छोटी हो गई थी। इससे पिघली हुई जीवन शक्ति दवा स्नान से सैकड़ों गुना ज्यादा प्रभावी थी। एकमात्र कमी यह थी कि एक बहुत वास्तविक संभावना थी कि वह किसी बिंदु पर बीज की विनाशक ताकत को रोक नहीं पाएगा और उस वक्त वह जरूर मर जाएगा। लेकिन बिना कुछ तोड़े आप कुछ बेहतर नहीं बना सकते। विदुर ने अब इस खतरे पर ज्यादा सोचना बंद कर दिया था। बिना कीमत चुकाए वह बदला कैसे ले सकता था? इस वक्त वह एक बड़े पेड़ के सामने कमल की मुद्रा में बैठा था। उसकी हथेलियां जमीन को हल्के से छू रही थीं। उसके हर रोम छिद्र से धीरे धीरे हरी धुंध निकल रही थी। यह हरे बीज से प्रकृति की शक्ति थी। आसपास के पौधे इससे प्रभावित होकर जोर से बढ़ने लगे। यह लकड़ी तत्व की तेज वृद्धि की क्षमता थी, लेकिन इस तरह की वृद्धि अच्छी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह विनाशक थी। पल में वह जोर से बढ़ने वाली वनस्पति अपनी सारी जिंदगी खत्म करके मुरझा गई। विदुर के चेहरे पर लाल रोशनी उभरी। यह तिलिस्मी रोशनी तकनीक की युद्ध रोशनी थी। उसने अपने शरीर को नष्ट करने की कोशिश कर रही विनाशक शक्ति को दबाया, बीज की प्रकृति शक्ति को पिघलाया। धीरे धीरे उस विनाशक शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकाला और जिंदा दिल जीवन शक्ति को रख लिया। यह शक्ति एक शक्तिमान रैंक योद्धा से आई थी, तो यह विदुर के लिए बहुत विशाल थी। साथ ही हरे बीज के लकड़ी तत्व के रहस्य भी तिलिस्मी रोशनी तकनीक के पिघलाने में धीरे धीरे विदुर के सामने खुल रहे थे। यह एक तरह की सार शक्ति थी जो मूसा परिवार की तकनीकों का मूल थी। उसके मुंह से फिर से काला खून निकला, लेकिन इस बार वह मुस्कुराया क्योंकि इसमें कुछ हरे धागे भी थे। यह इस बात का संकेत था कि बीज पिघलना शुरू हो गया था। अगर वह ऐसे ही जारी रखता तो कुछ और दिनों में यह पूरी तरह जीवन शक्ति में पिघल जाना चाहिए। शायद थोड़े ही समय में वह दक्ष रैंक से बाहर निकलकर असली महादक्ष रैंक बन जाएगा और उसे अपनी ताकत जबरदस्ती बढ़ाने के लिए बैंगनी आग गोली या शीर्ष रोशनी गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदुर खड़ा हुआ और चिंतित भानु को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, चलो। भानु ने सम्मान से सिर हिलाया। हाँ। विदुर ने भानु के कंधों पर थपकी दी और बोला, मैं तुमसे छोटा हूं तो इतना शिष्टाचार करने की जरूरत नहीं। हम दोनों ही आसमान से नीचे गिराए गए लोग हैं। भविष्य में हम एक दूसरे को भाई कह सकते हैं। भानु ने मुंह खोला। उसे विदुर से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। उसका मकसद हमेशा बहुत साफ था। वह विदुर की रक्षा के लिए इंतजार करना चाहता था जब तक कि उसके घाव ठीक न हो जाएं
और फिर शीर्ष युद्ध शहर लौट जाना। विदुर ने कहा, तुम शीर्ष युद्ध शहर लौटना चाहते हो, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक गिरती हुई अकीरा दल की शाखा परिवार की कहानी, एक अकीरा दल के शिष्य के दल से निकाले जाने की कहानी। 1 घंटे बाद भानु ने विदुर की कहानी सुन ली। उसका मुंह खुला हुआ था और वह हक्का बक्का था। उसने कहा, तुम अकीरा दल से हो? विदुर ने कहा, हाँ, मेरा नाम विदुर है और मैं उस कहानी का शिष्य हूं जिसे दल से निकाला गया। मेरे पास सजा हॉल के लीडर आक्रांत के प्रति गहरी नफरत और बड़ा बैर है। आक्रांत का पिता दल में सबसे ताकतवर और प्रभावशाली बुजुर्गों में से एक है। भानु ने गला घोंटा। ऐसा बैर कुछ ऐसा था जिसका बदला कभी नहीं लिया जा सकता था। विदुर ने कहा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, उम्मीद है एक दिन आएगा जब मैं जरूर कुछ ऐसा करूंगा जो अब पूरी तरह असंभव लगता है। भानु भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी ताकत का हिस्सा बन सकते हो और मैं तुम्हारी ताकत का हिस्सा बनूंगा। यह बस एक शक्तिमान रैंक है। इस बैर का बदला 10 साल से कम में आसानी से लिया जा सकता है। सिर्फ एक शक्तिमान रैंक? यह सुनकर भानु अचानक हंसा। सिर्फ एक शक्तिमान रैंक का क्या मतलब? तुम बस एक महादक्ष रैंक हो। कम संसाधनों वाले गरीब व्यक्ति के लिए महादक्ष रैंक से द्रोण रैंक तक बढ़ना पहले ही एक बड़ी खाई पार करने जैसा था। शक्तिमान रैंक की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन विदुर ने हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, मैं सिर्फ एक दक्ष रैंक हूं। अभी मैं लगभग 4 या 5 सितारा हूं। भानु ने विदुर को पूरी तरह अविश्वास से देखा। विदुर सिर्फ 5 सितारा दक्ष रैंक था। शक्तिमान रैंक के हमले से जिंदा रहने के लिए कम से कम द्रोण रैंक की ताकत चाहिए थी। इसका मतलब था कि एक ताकतवर दवा गोली के साथ जो अस्थायी रूप से स्तर छलांग लगाने दे, कम से कम महादक्ष रैंक की ताकत चाहिए थी। तभी शक्तिमान रैंक के हमले के सामने जिंदा रहा जा सकता था। भानु ने कहा, तुम दक्ष रैंक कैसे हो सकते हो? विदुर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक हकीम हूं, तो मुझ पर यकीन करो। अपनी जान बचाने के लिए भागने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी परवाह करता था, लेकिन अब जब वह भानु को, जो वास्तव में मरना चाहता था, अपने साथ खींच रहा था, भागने की मुश्किल 100 गुना बढ़ गई थी। वह बहुत गंभीर था। उसका मूड और संयमित हो गया था। जब लोग बेसहारा हो जाते हैं तो वे बदलते हैं और सिर्फ बदलाव से ही वे आगे बढ़ सकते हैं। भानु ने विदुर को देखा। उसका दिल अभी भी शक से भरा था, लेकिन अब उसने इसे दबा लिया था। वह एक एक कदम चल सकता था और ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में मरना चाहता था। बस इतना हुआ था कि बहुत कुछ हो गया था और वह सिर्फ अपने परिवार के साथ जीने मरने के बारे में सोच रहा था। वह लालच में जिंदा रहने को तैयार नहीं था, जबकि उसका बाकी परिवार इस आपदा से गुजर रहा था। इसका एक हिस्सा यह भी था कि दुश्मन के पास एक शक्तिमान रैंक योद्धा था, तो उसने बदले की सारी उम्मीद खो दी थी। अगर वाकई बदले का मौका होता तो वह अपनी जिंदगी को कुछ भी क्यों समझता? भानु ने अनजाने में पूछा, अब तुम क्या करना चाहते हो? विदुर के पास कोई तय योजना नहीं थी, लेकिन उसकी हक्की बक्की शक्ल देखकर विदुर जानता था कि उसे अगुवाई करनी होगी। जरा सोचने के बाद उसने कहा, अभी हम पहाड़ों में खो गए हैं। अगर हम उगते सूरज की दिशा में चलते रहे तो आखिरकार बाहर निकल जाएंगे। रास्ते में हम कुछ दवा सामग्रियां भी इकट्ठा कर सकते हैं जिनसे गोलियां बनाएं। समय रुकता नहीं। एक तारे की तरह एक और महीना बीत गया। मन में एक लक्ष्य होने पर इंसान वह हासिल कर सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी यात्रा में विदुर और भानु ने कई दवा सामग्रियां इकट्ठा की, साथ ही कई तिलिस्मी जानवरों का सामना किया जो उनकी रखवाली कर रहे थे। दवा सामग्रियों के लिए कई लड़ाइयां हुईं और उनमें से कई में जिंदगी और मौत एक सुई पर संतुलित थी, लेकिन दोनों जिद्दी तौर पर जिंदा रहे। उन लगातार लड़ाइयों ने विदुर के हरे बीज को पिघलाने की रफ्तार भी बढ़ा दी। भानु भी इन लड़ाइयों में हैरान करने वाली गति से आगे बढ़ा। उसके परिवार का नाश वास्तव में उसकी प्रतिभा को खोल गया था, और हर लड़ाई के बाद विदुर की दवा गोलियों की मदद से वह हैरान करने वाली रफ्तार से आगे बढ़ा। लेकिन तुलना में विदुर की प्रगति पूरी तरह पागलपन भरी थी। हरे बीज से खींची गई शक्ति के साथ उसके शरीर में जीवन शक्ति और ज्यादा प्रचुर हो गई थी, और उसकी ताकत उसी तरह बढ़ी जिसने उसे 9 सितारा दक्ष रैंक के चरम तक पहुंचा दिया। वास्तव में विदुर का शारीरिक शरीर, नाड़ियां और शक्ति चक्र पहले ही अनगिनत दवा स्नानों के प्रभाव से चरम महादक्ष रैंक के स्तर तक पहुंच चुके थे। अब जब वह अपने शरीर को जरूरी शक्ति दे रहा था, उसने न सिर्फ 2 साल पहले जली हुई संभावना को पूरी तरह ठीक किया, बल्कि उसे लगातार आगे बढ़ने भी दिया। विदुर अचानक रुक गया और बोला, मैं महादक्ष रैंक में पहुंचने वाला हूं। भानु का चेहरा तन गया। बड़े स्तर में पहुंचने में कई अनजाने तत्व होते थे।
कुछ लोग बिना किसी रुकावट के एक बार में कामयाब हो सकते थे, लेकिन ज्यादातर को तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती थीं। भानु ने गहरी सांस ली और अपनी दृढ़ता मजबूत की। उसने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करने में मदद करूंगा। विदुर ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। उसका चेहरा सिकुड़ा और फिर उसने आंखें खोली। उसने कहा, ओह, इसकी जरूरत नहीं। भानु ने पूछा, क्या? विदुर ने कहा, मैं पहले ही महादक्ष बनने में कामयाब हो गया हूं। अभी मेरे पास एक सितारा महादक्ष रैंक की ताकत है। भानु लड़खड़ाया और लगभग गिर पड़ा। उसने कहा, क्या? विदुर ने पूछा, क्या तुमने नहीं सुना? भानु ने कहा, मैंने सुना, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? कोई 9 सितारा दक्ष रैंक से महादक्ष रैंक में सिर्फ एक हल्के झटके से कैसे बढ़ सकता था? चाहे कितनी आसानी से हो, यह इतना आसान कैसे हो सकता था? विदुर ने लापरवाही से मुस्कुराया। उसने कहा, यह इतना मुश्किल तो नहीं था। उसने इतनी बार बैंगनी आग गोली खाकर महादक्ष रैंक का स्तर हासिल किया था कि यह अब उसके लिए अजनबी क्षेत्र नहीं था। अब जब उसके पास काफी शक्ति थी तो उसके लिए ऐसा बढ़ना स्वाभाविक था। यह उसके लिए उतना ही स्वाभाविक था जितना एक बच्चे का जन्म होने पर सांस लेना। यह मुश्किल नहीं था। भानु के दिमाग में यह पागलपन था। विदुर ने कहा, चलो। उसने सोचा और मुड़कर एक अलग दिशा में चलने लगा। भानु ने पूछा, रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? विदुर ने कहा, अब हम उस बंदर बीज 7 सितारा लकड़ी को लेने जा सकते हैं। भानु ने पूछा, वहां एक 7 सितारा सांप है, क्या तुम अब उसे हरा सकते हो? उसे लग रहा था कि वह पीछे छूट रहा था। क्या महादक्ष रैंक में बढ़ने के ठीक बाद उसे इतना आत्मविश्वास था कि वह एक तिलिस्मी जानवर को हरा सकता था जिसका वह पहले मुकाबला नहीं कर सकता था? विदुर ने हंसकर कहा, हरा नहीं सकता। 7 सितारा सांप एक चरम द्रोण रैंक तिलिस्मी जानवर है। भानु ने कहा, तो? विदुर ने कहा, कहीं सुरक्षित जगह पर इंतजार करो। अगर मैं इसे नहीं हरा सका तो चिंता मत करो। जब तक मैं भाग सकता हूं तब तक ठीक है।